हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सभी जरूरी करंट अफेयर्स 3 जून तक के और बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आप आईपीएल से जुड़ा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल के फाइनल में किसको दिया गया। ये जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस समय हर तरफ सीबीएसई की बात की जा रही है, क्योंकि सीबीएसई का जो ओएसएम सिस्टम है इसमें कई ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस थे, इसके कारण स्टूडेंट्स परेशान भी हुए। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरी की पूरी जो इनकी पैनल था उसको यहाँ पर इन्होंने जो है चेंज कर दिया है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के जो नए चेयरपर्सन हैं उनका नाम आपको बताना है कि किसको बनाया गया है। तो अभी जो है लोखंडे प्रशांत सीताराम, इनको बनाया गया है सीबीएसई का चेयरपर्सन। और साथ में एक और नियुक्ति यहाँ पर हुई है, ये हुई है वरुण भारद्वाज की। तो वरुण भारद्वाज को सेक्रेटरी बनाया गया है सीबीएसई में। तो ये जो दो नाम है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि एक एस राधा चौहान के नाम से एक 1 मेंबर कमेटी है, इसका गठन भी यहाँ पर कर दिया है, जो 1 मंथ में पूरी रिपोर्ट बनाकर देगी कि ओएसएम के बारे में। ठीक है, ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई। तो अभी ये मैटर बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ओएसएम में क्या होता है कि एक डिजिटली जो है कंप्यूटर पर जो है कॉपियों को सही तरीके से चेक किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध इसके लिए हो रहा है, वो लगातार आवाज़ अपनी उठा रहे हैं कि भैया हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने तो पूरा जो इनका स्टाफ था, जो चेयरपर्सन थे, जो सेक्रेटरी थे, इनको हटा दिया है और अब 1 मेंबर की कमेटी बना दी कि जो 1 महीने में इनका पूरा बताएगी कि जो ओएसएम हमने बाय किया है ये कितना सही है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये ठीक था, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कोई खास फ़ायदा देखने को नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा कि सीबीएसई की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ रील्स वगैरह भी आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि ओएसएम बहुत बढ़िया है, बट एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं। अब देखो 4 में से 1 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग यहाँ पर आ रही है, जिसको लेकर बातें काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही हैं कि मतलब ये चीज़ें जो हैं सही नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है पूरी एक जांच समिति बनाई गई एस राधा चौहान के द्वारा, और जो है आगे अभी ये अपनी रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पर देगी। ठीक है, और जो इनके ओल्ड सचिव थे, पुराने सचिव, तो इनको जो है इन्होंने आगे भेज दिया है। जो हिमांशु गुप्ता थे इनको जो है अपने कैडर में वापस भेज दिया है। ठीक है, तो ये दोनों लोग गए हैं, एक चेयरपर्सन राहुल सिंह और जो सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता, बट नए 2 लोग आए हैं, वरुण भारद्वाज सेक्रेटरी पर और लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है ये सीबीएसई के चेयरमैन यहाँ पर बने हैं। The Rudra 2 missile successfully flight tested by the DRDO and the Indian Air Force recently in which type of the missile? अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में DRDO और जो भारतीय वायुसेना इंडियन जो एयरफोर्स है, तो इन्होंने अभी रुद्रम 2 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण अभी यहाँ पर किया है। अब ये जो मिसाइल है ना वो एक अलग तरीके की मिसाइल है। आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एयर टू सरफेस मिसाइल क्षमता है, और आपको ये जानना चाहिए कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। जो दुश्मन का रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको ये कैपेबल है कि हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। और इस मिसाइल को हमने क्या किया है कि जो SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इस फाइटर जेट से हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि लॉन्च किससे हुआ है। जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो SU-30 MKI से लॉन्च हुआ है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। और एक एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस में हमने जो है इसको यहाँ पर जो है टेस्ट फायर किया, और जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है उसका नाम है रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल बेसिकली है। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर जो है बनाया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो माइलस्टोन है वो आपको ऐसे जानना चाहिए कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और वेरीफाइड बाय द फ्लाइट डेटा फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR एट चांदीपुर उड़ीसा में ये हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। Who has been elected as the Deputy Speaker of the Kerala Legislative Assembly? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि केरला विधानसभा ने अभी अपना नया डिप्टी स्पीकर जो है उनका चुनाव किया है। तो इनका नाम है सनीमोल उस्मान। तो सनीमोल उस्मान को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया है, और सनीमोल उस्मान जो है वो अलापुझा
ये एक जगह है, जिला है, तो उसकी अरूर सीट से जो है ये विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। तो इनका पूछा सकता है कि ये जो 16वीं केरल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इनको इलेक्ट किया गया एज अ डिप्टी स्पीकर, और ये अरूर कॉन्स्टिट्यूंसी जो अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हिस्ट्रिकल क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकल इसलिए भी रहेगा क्योंकि 35 साल बाद कोई महिला जो है वो केरल विधानसभा की जो उपाध्यक्ष है वो यहाँ पर चुनी गई, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सनीमोल उस्मान का नाम आप याद रखिएगा। In which city is India hosting the second BRICS Culture Working Group CWG meeting? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो कौन से शहर में जो है भारत की दूसरी ब्रिक्स जो सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक है जो आयोजित की जा रही है, वर्किंग ग्रुप कमेटी की जो बैठक है ब्रिक्स कल्चर की, तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो है बनारस, तो बनारस में जो ब्रिक्स देशों की एक दूसरी CWG मीटिंग है उसकी भारत मेजबानी यहाँ पर कर रहा है। और ये जो मीटिंग है वो 4 जून से लेकर 5 जून 2026 के बीच में हो रही है। और ये भारत की जो ब्रिक्स जो अध्यक्षता है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, तो इसलिए ये जो ब्रिक्स चेयरशिप 2026 है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे ओल्ड हेरिटेज हैं तो इनको बचाने के लिए AI जैसे विषयों पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है, तो उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। पूछा सकता है कि जो सेकेंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है? 4 से 5 जून बनारस में। और ये जो इवेंट है वो पाइवोटल इवेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ब्रिक्स चेयरशिप 2026 का, जो कि ऑपरेट करेगा अंडर द थीम ऑफ द बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 कोर प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है? एक थे क्रिएटिव इकोनॉमी, एक है कल्चरल हेरिटेज और एक है कल्चर क्लाइमेट। ठीक है, तो ये जो थीम है वो आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर जो मेन चर्चा का विषय होगा वो यही होगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये रहेगा, और जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है इसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, इसकी सिक्योरिटी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो संस्कृति है और जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है और इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रहेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब इस जो इवेंट है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत में आर्ट एंड कल्चर है और जो हेरिटेज है तो मतलब इनको ज़्यादा आगे प्रमोट किया जाए और AI के साथ इसकी जो है तालमेल को सेटल किया जाए। तो वाराणसी में जो है ये इस कार्यक्रम में गंगा आरती और जो सारनाथ का भ्रमण है वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, ये गंगा क्रूज़ और गंगा आरती, तो यही चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है सारनाथ में। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति है, इसको दुनिया के सामने दिखाया जाए। इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ तेलंगाना ऑफिशियली फॉर्म्ड? आपसे कहा गया है कि जो स्टेट ऑफ तेलंगाना है वो कौन से साल में था, तो ये 2014 में बना था 2 जून को, तो इसलिए ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 2 जून 2026 को जो तेलंगाना स्टेटहुड डे ये मनाया जाता है, और ये भारत का 29वां स्टेट बना था 2014 में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये भी एक यहाँ पर जरूरी कि जो इटली का रिपब्लिक डे जो है वो भी मनाया जाता है। 1946 में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, तो 1946 में जो इटली का रिपब्लिक डे जो है जिसको बोलते हैं फेस्टा डेला रिपब्लिका, ये इटालियन में लिखते हैं, तो ये इटली का रिपब्लिक डे है। अभी इटली में PM मोदी जी गए थे, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वहाँ पर उन्होंने कौन सी जो एक चॉकलेट है वो जो वहाँ की मेलेनिया है प्रेसिडेंट उनको वहाँ पर दी थी। तो ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिसेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी क्या है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे ये भी आपका 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम साइकिलिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है, हेल्थी है और एक सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेस कार्बन एमिशन है यहाँ पर, क्योंकि साइकिल चल रही है या तो इलेक्ट्रिक है या तो पैडल मारने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए जो है वर्ल्ड बाइसिकल डे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम इस बार 2026 की क्या रखी गई है, तो यह साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोग ट्राई करेगा कि इटली के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है। ठीक है, मेन डेलीगेशन की हम यहाँ पर बात करें, जैसे अभी PM मोदी जी कुछ दिन पहले मिलकर आए थे। व्हाट इज़ द न्यू रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन फॉर फॉरेनर्स अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 जो है ये जारी किए हैं,
और इसमें क्या है कि कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इसके तहत जो विदेशी हैं तो इनके रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा है वो क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए इन्होंने जो नियम है वो ये बदला है कि सबसे पहले जो विदेशी नागरिक हैं इनको निर्धारित समय निकल जाने के बाद जो है 14 दिन की अतिरिक्त अवधि में पंजीकरण कराने की अनुमति पहले थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, नया नियम ये कहता है कि भारत आने की तारीख से 180 दिन पूरे होने से पहले किसी भी समय जो है ये अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डेज। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि 180 दिन के बाद में कोई भी अगर देर से पंजीकरण केवल इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में ही जो है इनका कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 है इसके अंदर में ही ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 है इसको इन्होंने अभी अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है कि जितने भी विदेश से रिलेटेड मामले होते हैं तो कोई आना भारत में या फिर किसी को डिपोर्ट करना, तो ये सब चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में ही होती हैं। तो उन्होंने ही इस अमेंडमेंट को यहाँ पर नोटिफाई किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि 180 दिन ख़त्म होने से पहले वो कभी भी एनी टाइम जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। और बाकी दूसरा क्या है कि जो भारतीय नागरिक हैं इनके बच्चों को यहाँ पर छूट दी गई है। मतलब ये कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारतीय माता पिता से अगर हुआ है और माता पिता चाहते हैं कि जो बच्चा है वो भारतीय नागरिकता यहाँ पर बनाए रखे, तो उसमें जो है कुछ पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, और ये जो अपील है वो पूरी तरीके से डिजिटली फोकस्ड है और ये कहा गया कि अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ब्यूरो ऑफ जो इमिग्रेशन है उसके जो कमिश्नर हैं उनके पास जो है वो यहाँ पर अपील कर सकता है। और अपील करने के लिए जो है 30 दिनों की इन्होंने जो लाइन है वो यहाँ पर दी है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो डिस्प्यूट अगर कुछ है अथॉरिटी का तो वो 60 दिनों के अंदर जो है फाइनलाइज हो भी जाना चाहिए। तो ये मेजर टाइमलाइंस है जो यहाँ पर बताई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सल एफिडेविट। तो आपसे कहा गया है कि अभी कौन सी सरकार है जिसने जो सरकारी काम है इनको आसान करने के लिए एक यूनिवर्सल एफिडेविट जो है ये शुरू किया है। तो गुजरात में यूनिवर्सल एफिडेविट की शुरुआत हुई है। अब क्या होगा कि अलग अलग काम के लिए जो है वो आपको कहीं और नहीं जाना होगा, एक ही एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। तो ये स्टेट वाइड यूनिवर्सल एफिडेविट आपका चलेगा। तो होगा क्या कि कितने भी आपके कोई भी अलग अलग काम होंगे तो सबके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है इसका एफिडेविट आपका हर जगह चल जाएगा। और ये जो अप्लाई होगा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, रूरल है, अर्बन लेवल्स है, सभी लेवल्स पर जो है इनको जारी करने का जो रूल है वो इन्होंने पहले से ही नोटिस में डाल दिया है। और अब जो है कुछ ही दिनों में जो है ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि अनिवार्य रूप से जो है इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट तालुका में जो है इनको लगाना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि मतलब ये सही में इम्प्लीमेंट हो और गुजराती और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है इसको रखा जा रहा है ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो इसकी सही मायने में हो पाए। और ये जो पूरा फॉर्म है ना अलग अलग उलझनों में जो लोगों को बचाता है, ये जो डिजिटल भारत पोर्टल है इस पर आसानी से मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो पुरानी प्रक्रिया है उन पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले से काम जो है वो ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। और जहाँ पर काम सेल्फ डिक्लेरेशन से हो जाता है वो चीज़ एज इट इज़ अनचेंज रहेगी, वहाँ पर कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, Bahasini signed an agreement with which organization to strengthen multilingual digital capabilities। तो अभी क्या हुआ है कि जो भासिनी है इनका भी एक एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है तो ये आपको बताना है ताकि जो डिजिटल जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो अभी क्या हुआ है कि जो DPIT है, ठीक है, तो उसका और भासिनी का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक समझौते के तहत जैसे कि कभी कोई एंटरप्रेन्योर है, फिर कोई नया स्टार्टअप ओपन हुआ है तो वहाँ पर लैंग्वेज एज अ बैरियर बिल्कुल भी ना रहे। तो इसके लिए इन्होंने डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीज़न जो है DIVD इसका और DPIT डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इनके बीच में एक MOU जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब इस पार्टनरशिप के तहत क्या होगा, बेसिकली जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल सभी 22 जो भाषाएं हैं तो उसमें जो है ये काम करेगा। कैसे, जैसे कि बिज़नेस को बनाना काफ़ी ज़्यादा और भी आसान हो जाएगा।
अब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम पहले क्या आती थी, पहले यही आती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अलग अलग भाषाओं में जो है नहीं जानकारी उपलब्ध समझ पाता था। तो इसके लिए इन्होंने जो है इस चीज़ को यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर रखा है। इन्होंने क्या करा है कि ये जो इनका भाषणी सेवा जो संचालन प्रोग्राम है ना, तो इसके तहत एक AI ड्रिवन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, वो DPIT के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये बेसिकली इनेबल करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा कि भारत में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, तो इसमें जो है मल्टी लैंग्वेज जो भाषा है ना, तो इसमें एक्सेस इनको प्रोवाइड बेसिकली कराएगा। ठीक है, तो अब सीधा सा मकसद ये कि भाषा के कारण जो है देश का कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो पीछे नहीं रह पाएगा। भारत की डिजिटल इकोनॉमी में वो अपनी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर देगा। और DPIT और जो भाषणी इनके बीच में जो समझौता हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टार्टअप्स और जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको सरकारी जो भी जानकारी है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 22 भाषाओं में जो है मदद इनको यहाँ पर मिल सकेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो काफ़ी आसान रहेगा, जैसे कि आप वॉइस कमांड देकर जो है इन चीज़ों को ईज़िली नेविगेट कर पाएंगे। तो इन्होंने जो वॉइस फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर कराया, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल्स है और जो है ट्रांसलेशन API इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर इन्होंने कराए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, मतलब अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद करने में पहले तो मदद मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि जो वॉइस फर्स्ट इंटीग्रेशन में जैसे कि हम बोलकर असिस्टेंट से बात नहीं करते हैं, वैसी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और डोमेन स्पेसिफिक जो चीज़ है इस मॉडल में, जैसे कि किसी विशेष सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई ट्रेड हो गया, साइंस हो गया, तो इनसे जुड़ी सटीक जो है जानकारी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। The commemorative stamp marking 200 years of the Hindi journalism was released in honor of which first हिंदी न्यूज़पेपर। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर जारी डॉक टिकट किस प्रथम हिंदी समाचार पत्र के सम्मान में जो है वो यहाँ पर जारी करने का जो जश्न है वो यहाँ पर इन्होंने जारी किया है, इसको मनाया जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने जो हिंदी पत्रकारिता है इसके 200 साल हम इसको बोलते हैं 22 सेंटिनल जो मेमोरी है वो एक तरीके से ये सेलिब्रेट की जा रही है। और इसमें जो है आपको बताना चाहूँगा कि जो उदांता मार्तंड ये जो नाम है ये बेसिकली इस सफ़र की पूरी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये पहला एक वीकली अखबार हुआ करता था। तो इस मौके पर जो है इन्होंने अभी एक दिल्ली में प्रदर्शनी भी लगी है, तो जिसमें ये जो संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने एक डाक टिकट जो है वो यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता के 200 साल यहाँ पर कंप्लीट हुए और पहला साप्ताहिक जो हिंदी का इनका जो न्यूज़पेपर था वो था उदंत मार्तंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट हिंदी वीकली था इसके उपलक्ष्य में, तो ये टाइटल पूछा जा सकता है उदंत मार्तंड वाला। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। और 22 सेंटिनल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई भी घटना है उसके 200 साल अगर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी। देखो सेंट को बोलते हैं 100 और 22 सेंट से क्या हो जाएगा 2 × 100 200 साल। ठीक है, तो ये रहेगा। तो जो हफ्ते में केवल ये एक बार अखबार बेसिकली छपता था। और यहाँ पर कुछ जो इनको बोलते हैं आर्चिवल इमेजेस, ठीक है, जो पुराने लेख चित्र हैं तो उनको भी यहाँ पर इन्होंने संभाल कर रखा गया है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी पोस्टल स्टाम्प्स होते हैं ये बेसिकली कोई एक बहुत ही खास मकसद होता है ना, तो उस मौके पर जो है याद में जो है ये भारत सरकार जो है इनको जारी यहाँ पर करती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ खेत बचाओ अभियान? तो अभी कृषि मंत्रालय ने 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में क्या होगा कि बेसिकली जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने कहा कि किसानों को सही खाद का इस्तेमाल करना, प्राकृतिक खेती अपनाना और जो नकली बीज हैं उनसे बचाना यहाँ पर होगा। तो रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनसे रोकना और जो अपनी प्रोडक्टिविटी है इसको बढ़ाना, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अवेयर कर रही है खेत बचाओ अभियान के द्वारा। ठीक है, अब इस अभियान को शुरू करने का मकसद यही था कि लोगों को अच्छी जानकारी दी जाए ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो, यूरिया का वो लोग इस्तेमाल कम कर पाएँ और जो नेचुरल खेती है उसको यहाँ पर ज़्यादा आगे बढ़ावा मिले। और जो आपने देखो 2-3 चीज़ें तो रहती हैं। पहली चीज़ जैसे
कि जो कहा जाता है ना कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से एक तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो किसान का फोकस ये रहता है कि भाई हमें तो फसल से ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। बट सरकार ये चाहती है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक खेती की जाए, और आजकल ऑर्गेनिक खेती की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। तो इसके लिए जो पीएम किसान सॉइल हेल्थ कार्ड है, उस योजनाओं का लाभ भी इनको पहुंचाया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इनका जुडिशियस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इसमें क्या होगा कि जो अंधाधुंध यूरिया डालो और मिट्टी की जांच करवाकर उतनी ही खाद डालना जितनी फसल को ज़रूरत हो, तो इसके लिए जो है ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है एक्सेसिव यूरिया का यूज़ नहीं करा जाए, बैलेंस हो, तभी इसके लिए सॉइल टेस्ट बेस्ड जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें जो है मिट्टी की जांच पहले करवाओ, जितनी यूरिया की नीड हो उतनी यूरिया वहाँ पर उसको फर्टिलाइज करने के लिए डाली जाए, ठीक है। और जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये किसान कार्ड को जो किसान है तो इनको बताता है कि उनकी मिट्टी में किस पोषक तत्व है जो उसकी कमी है, तो इसके लिए भी इन्होंने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो अलग अलग तरीके के नकली बीज आ रहे हैं तो ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको रोकने के लिए जो है ये क्वालिटी कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने 1 जून से 30 जून के बीच में ये कैंपेन की है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर। वाइस एडमिरल बिनीत मैककार्टी हैज़ रिसेंटली एज्यूम चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द विच कमान। तो जो वाइस एडमिरल हैं बिनीत मैककार्टी, तो इनको अंडमान एंड निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में जो है पोजीशन मिली है। और आपको पता होगा कि ये भारत की एकमात्र ऐसी ट्राई सर्विस है जिसमें तीनों सेनाएं, थल, जल और वायुसेना वाली कमांड है, जो ये पोर्ट ब्लेयर में जो विजयपुरम है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो इस कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ट्राई सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, कहाँ पर है, तो श्री विजयपुरम जो है वहाँ पर ये बेसिकली पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और जो ये वाइस एडमिरल मैकार्टी हैं, तो इनका जो है ये मिसाइल वॉर के जो हैं बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनके पास 36 से ज़्यादा सालों का अनुभव भी है। तो नई नियुक्ति यहाँ पर बेसिकली हुई है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंडमान एंड निकोबार कमांडर इन चीफ के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, ठीक है। Which club has become the second in the Champions League era to win the title in successive seasons? आपसे कहा गया है कि अभी जो कौन सा चैम्पियंस लीग के जो चैम्पियंस लीग युग है इसमें लगातार 2 सीजन खिताब जीतने वाला दूसरा क्लब कौन सा यहाँ पर बना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पेरिस सेंट जर्मन, जिसको बोलते हैं PSG, तो इसने जो है आर्सेनल को लगातार दूसरी बार हराकर जो UEFA चैम्पियंस लीग है इसका खिताब अपने नाम पर किया है। तो पेरिस सेंट जर्मन जो है PSG, तो इसने जो है दूसरी बार खिताब जीता है। और ये जो फाइनल मुकाबला है वो हंगरी के पुस्कस एरेना यहाँ पर ये खेला गया, तो ये प्लेस है। और PSG के लिए ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि चैम्पियंस लीग के इतिहास में वो ऐसा करने वाली दूसरी टीम यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो जो PSG है ये नाम याद रख लेगा, ये विजेता है और आर्सेनल को हराया, तो आर्सेनल जो है वो रनर अप यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। आर्मेनिया और भारत के बीच जो रक्षा सौदे हैं, तो इनका जो है यहाँ पर डिफेंस डील जो है वो कितने एस्टिमेटेड अमाउंट की यहाँ पर हुई है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आर्मेनिया ने भारत के साथ $2 बिलियन करीब 16,000 करोड़ रुपए के जो है डिफेंस डील यहाँ पर की है। और इसके तहत क्या होगा कि जो आर्मेनिया है तो इसको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है, और साथ में स्वाति रडार, ऐसे जो आधुनिक हथियार हैं ये यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ये मिलेगा, और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये डील के प्रमुख हिस्से में शामिल चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस के जो टाइज हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और दोनों देशों के आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे, इसलिए जो है ये साझेदारी जो है आर्मेनिया के साथ भारत की बहुत ज़रूरी है। और $2 बिलियन का ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो जो 3 ब्रदर अलायंस है जिसमें अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की, तो इनका अगर हमें फेस करना है अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की, तो इसके लिए जो है ये मिसाइल जो ये एक MOU है, साझेदारी हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो आर्मेनिया के साथ में डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $2 बिलियन के साइन यहाँ पर हुए हैं, ठीक है।
What percentage year-on-year growth was recorded in India's credit card spending in April 2026? तो अप्रैल 2026 में भारत में जो क्रेडिट कार्ड से जो खर्च है वो 1.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले जो है उससे 7% यहाँ पर ज़्यादा है, 7.06%। मार्च 2026 में ये जो खर्च था वो 2.1 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन अप्रैल में इसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखी गई। लोग जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा रोज़ाना के छोटे खर्चे जैसे कि किराने का सामान हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, और इसलिए जो है ये अमाउंट फिगर्स के मामले में 7.06% का ईयर ऑन इंक्रीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, और ई कॉमर्स पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। ई कॉमर्स पे 1.23 ट्रिलियन जो है ये इतना सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ पर खर्च होता है, और जो कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ी है 8.19% से, और ये 119.4 मिलियन जो कार्ड्स हैं वो अप्रैल 2026 तक का डेटा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब टॉप बैंकों में बात की जाए तो इसमें HDFC बैंक जो है सबसे आगे है, SBI कार्ड ने सबसे तेज जो है ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, स्काई कास्ट सिस्टम शुरू करने वाला दुनिया का कौन सा देश जो है वो भारत यहाँ पर बन चुका है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो स्काई कास्ट सिस्टम है, भारत सरकार ने जो दिल्ली के इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है इस पर देश का पहला जो है इन्होंने स्काई शॉट सिस्टम जो है स्काई कास्ट सिस्टम इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके साथ जो है भारत 19वां देश यहाँ पर बन चुका है, और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने जो है किया है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में भारत उन सभी देशों में शामिल हो चुका है जिसमें 19 देश जो है शामिल हैं बेसिकली। और ये क्या करेगा, जो ये स्काई कास्ट सिस्टम है इसका मेन काम ये होगा कि जो मॉडर्नाइज ये एक टेक्नोलॉजी है जो मौसम को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो मिशन मौसम के तहत जो है ये रियल टाइम डेटा यहाँ पर शेयर करेगी। कभी कोई कोहरा या ख़राब मौसम है होने वाला है तो इससे फ़्लाइट्स की देरी और कैंसिलेशन जो है वो यहाँ पर थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्काई कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर होने वाला भी है, जैसे कि हवा की डायरेक्शन कैसी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सटीक अलर्ट 3 घंटे पहले जो है मौसम का बिल्कुल सटीक अलर्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो जिससे जो है उड़ानें यहाँ पर बहुत कम रद्द हुआ करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो हवाई सफ़र को और भी ज़्यादा जो है इनकन्वीनियंट बनाया यहाँ पर जो है जाया जा रहा है, ताकि लोगों की जो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके और लोग परेशान यहाँ पर कम हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है कन्वीनियंट पर गवर्नमेंट काम करी ताकि लोगों को जो इनकन्वीनियंसी होती है वो चीज़ें कहीं पर देखने को ना मिले। ठीक है, हाल ही में खरीफ 2026 अभियान के तहत केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कितने लाख क्विंटल का जो राष्ट्रीय बीज भंडार है, नेशनल सीड रिजर्व है, वो यहाँ पर स्थापित किया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो खेती है इसको मौसम के खतरे से बचाने के लिए जो है भारत सरकार ने 1.74 लाख क्विंटल का जो है नेशनल सीड रिजर्व जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। तो ये फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल सीड रिजर्व है ये यहाँ पर बनाया गया है और इसमें 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और अभी जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने नई दिल्ली में जो इनका राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन था तो इसके दौरान जो है इन्होंने ये वाली घोषणा की है। तो ये एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल खरीफ एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 न्यू दिल्ली में। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है इस तरीके का यहाँ पर अनाउंस किया कि हमने नेशनल सीड रिजर्व रखा है 1.74 लाख क्विंटल का यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर बारिश जो है वो देर से या ख़राब मौसम के कारण फसल दोबारा उगानी पड़े तो ये जो बीज भंडार है वो किसानों को संकट के समय काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर करेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो सरकार है वो लगातार जो सूखा है या फिर मौसम की जो अनिश्चितता है इससे निपटने के लिए एक तरीके का सुरक्षा कवच जो है वो बना के रखती है। तो कुल 173 लाख क्विंटल की मांग के मुकाबले 192 लाख क्विंटल बीज जो है वो यहाँ पर इन्होंने उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी मांग है तो उससे ज़्यादा जो है वो इन्होंने कहा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार बीज में कोई कमी यहाँ पर आपके लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, एट विच प्लेस डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी शेल मैन्युफैक्चरिंग
यूनिट। तो अभी क्या हुआ है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के सिरडी के पास में एक जगह साबली बिहेर, तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है उसको ये शुरू करें सिरडी महाराष्ट्र में, ठीक है, इसके पास में एक जगह है। तो इसे जो है बेसिकली जो निवे लिमिटेड है वो बना रही है। तो निवे लिमिटेड के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। बेसिकली ये है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेनली जो तोप है ना, तो उसके लिए गोले 150 mm आर्टिलरी शेल्स जो है उनको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। 150 mm आर्टिलरी शेल्स जो है ये बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जो सूर्यास्त्र जो इनका सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है, इसका सिस्टम का भी जो है इन्होंने इनॉग्रेशन जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। द मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ, तो ये भी इन्होंने सूर्यास्त्र जो सूर्यास्त्र है ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, 300 किलोमीटर की रेंज है और इसका जो है ये भी इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो अनावरण भी पूछा सकता है कहाँ पर क्या हुआ है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें जो विनिवेश है वो कितना है, तो इसमें जो निवेश बेसिकली हो रहा है ये 1000 करोड़ का है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द 1000 करोड़ स्प्रेड ओवर द 200 एकर्स, 200 एकड़ में फैला हुआ है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 1000 करोड़ के साथ हम इसको बना रहे हैं, ओके। और बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने का मतलब ये है कि अब हम दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर ना रहे, और जब हम अपने यहाँ पर ही सेना के लिए हथियार हों, गोले हों, मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ पर हम बना सकें। ज़्यादातर अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भरता जो है वो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अपने देश में ही टेक्नोलॉजी डेवलप करके, और जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं, जो बड़ी तोपों से दागे जाने वाले गोले होते हैं ना, उनको जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है बेसिकली। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किन टैरिफ्स को वापस करने के लिए 20.6 बिलियन का रिफंड जो है वो यहाँ पर जारी किया है। तो जो अमेरिकी गवर्नमेंट है इन्होंने इंपोर्टर्स को 20.6 बिलियन डॉलर जो है इतने का रिफंड देना जो है वो शुरू कर दिया है। अब ये इनका जो डिसीजन है वो 2026 में जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो आया था ना, उसके बाद से इन्होंने यहाँ पर किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिकी सरकार ने किन टैरिफ्स को जो है वापस करने के लिए इतना जो रिफंड है वो यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। और इसको कंपनी जब बांट रही है ना, तो उसने एक नया पोर्टल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो उस पोर्टल का जो नाम है CAPE का मतलब हो गया कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द एंट्रीज, ठीक है। तो इसको पैसे को सही लोगों तक पहुंच जाए, तो अमेरिकी जो कस्टम और जो बॉर्डर प्रोटेक्शन है CBP, इन्होंने केप के नाम से एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है। तो 20.6 बिलियन डॉलर का रिफंड जो है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। Which union territory recently launched the Integrated Ease of Doing Business EODB पोर्टल। तो अभी रिसेंट में आपसे पूछा गया कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने जो इंटीग्रेटेड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको, इस पोर्टल की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का पहला ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगा कि जो ये विनय कुमार सक्सेना है तो इन्होंने इसको किया है। और ये जो पोर्टल है वो कहलाएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल इन लद्दाख, इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि जो लद्दाख है यहाँ पर व्यापार करना, ट्रेड इजी हो जाए, और जो गवर्नमेंट के वर्क्स हैं इनको काफ़ी इजी बनाना, ताकि बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। सरकार भी जानती है कि हमारी कुछ योजनाएं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, उनकी चीज़ें लेट होती है, इसलिए सरकार भी इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहती है। और एक सिंगल विंडो बनाई जा रही है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको एक ही जगह पर सिंगल विंडो में सभी जो प्रिंसिपल अप्रूवल्स होते हैं उनको यहाँ पर दिया जा सके। तो ये सिंगल विंडो इंटरफेस के लिए इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। For the financial year 2026-27, what is the amount of the first tranche released by the central government to West Bengal under the National Health Mission NHM? तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि अभी केंद्र सरकार ने जो नेशनल हेल्थ मिशन में इसके तहत
पश्चिम बंगाल को 2026-27 के लिए जो पहली किस्त है 527 करोड़ के आसपास की, तो उसको जो है यहाँ पर जारी किया है। और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं इनको और जो मेडिकल कॉलेज है खोलने के लिए जो है ये लगातार प्रयास जो पिछले टाइम से किए जा रहे थे, अब इनको मजबूती यहाँ पर मिलेगी। और गवर्नमेंट चाहती है जो आयुष्मान भारत और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है इसको बढ़ावा देना, और जो मोर्टालिटी रेट है ना उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर किया जाए, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। तो ये मेजर यहाँ पर काम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर होगा खोला जाएगा। जो फ्लैगशिप स्कीम चल रही हैं आयुष्मान भारत PMJY, तो ये है, प्लस अलग अलग जो वैक्सीनेशन हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान है, तो इसमें जो है तेज़ी थोड़ी सी यहाँ पर रहे। और जेनरिक मेडिसिन का एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना है, तो इसका काम यही है कि जो अफोर्डेबल मेडिसिन है वो सभी को मिल जाए। लेकिन आजकल जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं और जो जन औषधि केंद्र हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जेनरिक मेडिसिन, तो यहाँ पर बताते हैं कि यार इसका एफिकेसी कम है, इसको लेने से ये नुकसान होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपने देखा है कि दवा इंडिया ऐसे पोर्टल जो है स्टार्ट हुए, ये ऑफलाइन सेंटर्स भी काफ़ी ठीक है, और यहाँ पर दवाइयाँ आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलती है। मतलब कोई दवाई अगर 200 की है तो हो सकता है वो यहाँ पर 20 रुपये की भी मिल जाए, ठीक है, इसके भी चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने MSME क्षेत्र के लिए कितने निवेश और रोजगार सृजन का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। तो अभी क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने MSME और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का एक बड़ा इन्होंने प्लान तैयार किया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 23 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 23 लाख जॉब्स हम 23 मंथ देंगे। तो इनका जो 23 का फिगर है वो यहाँ पर है, मतलब कि 23 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 23 लाख जॉब और 23 मंथ्स, तो ये इन्होंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। उम्मीद यही है कि 23 लाख नौकरियाँ जो है वो आगे पैदा होंगी और 23 महीने में जो है राज्य में 23 लाख करोड़ का निवेश जो है वो यहाँ पर आया है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम कर रही है। सरकार की रणनीति यही कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो पार्क है उनको बनाया जाए, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको जो है आगे लेकर जाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ये है वेस्ट टू हेल्थ, मतलब कि कचरे से जो कमाई है उसका मॉडल भी इन्होंने यहाँ पर अपनाया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है एक बड़ा मेजर काम जो है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इनका रोज़गार का लक्ष्य है वो भी काफ़ी बढ़िया, 23 लाख जो नौकरियां हैं वो यहाँ पर ये कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में जो है जो युवा हैं इनके लिए एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और इन्होंने कहा है कि 23 लाख करोड़ के निवेश के साथ में सरकार का ध्यान जो है वो MSMEs पर है। एक परिवार में एक एंटरप्रेन्योर्स जैसी जो पहल है, तो महिलाएं और जो स्थानीय युवा खुद को बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर भी रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये 38 नए इंडस्ट्रियल पार्क और जो फाइनेंशियल हेल्प है उसके साथ में राज्य का एक फोकस यही है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना दें जहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार जो है वो यहाँ पर पैदा हो सके। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और लास्ट में पिछले सेशंस में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने जिन लोगों ने सही जवाब दिया वेल एंड गुड, और आज के लिए जो है 5 सवाल ये आपके लिए रखे गए हैं, तो इनका आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये बहुत आइकॉनिक क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे आते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल करता हूँ। PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में, तो डेली वीकली PDF आप वहाँ पर जा सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है हमारे करंट अफेयर्स फंडा के कोर्स से रिलेटेड, तो 8448169188, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।